क्या होगा अगर ये पता चले कि 15 से 20 साल तक स्कूलों और कॉलेजों में बिताने के बाद भी ना हमारा दिमाग सीखने के लिए बिल्कुल गलत सर्किट्स का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब एक पल के लिए इस बात पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि किसी टूटी हुई हड्डी की जांच करनी है, लेकिन कोई एक्सरे मशीन की जगह बस एक साधारण सा कैमरा इस्तेमाल कर रहा हो। तो कोई भी ये कहेगा कि भाई ये तो बेवकूफ़ी है, मतलब आपका उपकरण ही गलत है। बिल्कुल। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम ठीक इसी बात को समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली ना एकदम यही गलती कर रही है। तो आज हम जिस स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं वो है शिव नारायण द्वारा 11 अप्रैल 2026 को प्रकाशित एक लेख। ये टैक्शिला रिसर्च पेज पर आया था और इसका शीर्षक है रिस्पॉन्सिव लर्नर्स लर्नोग्राफी में नॉलेज ट्रांसफर का परिचालन मूल। हाँ, और इस लेख का जो मुख्य उद्देश्य है या कह लें जो मिशन है, वो ये समझना है कि कैसे लर्नोग्राफी शिक्षा को सिर्फ सुनने और याद रखने की एक जो निष्क्रिय सी प्रक्रिया होती है ना, उससे निकालकर एक बहुत ही सक्रिय और प्रदर्शन आधारित प्रणाली में बदल रही है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये जो शोध है ना, ये सीखने की हमारी पूरी परिभाषा को ही एक तरह से चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। और देखिए, ये शोध ना एक बहुत ही स्पष्ट और कह सकते हैं कि थोड़ी कड़वी सच्चाई से शुरू होता है। लेख में हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, उसे टॉकिंग स्कूल्स का नाम दिया गया है, यानी बात करने वाले स्कूल। और जाहिर है, ये कोई तारीफ नहीं है। हाँ, टॉकिंग स्कूल सुनकर ही लगता है कि बस बातें हो रही हैं। एकदम। इस प्रणाली में होता क्या है कि पूरा का पूरा ध्यान कॉग्निटिव एक्सपोजर पे होता है, मतलब संज्ञानात्मक जोखिम। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि छात्रों के सामने बस जानकारी परोस दी जाती है, मतलब लेक्चर दिए जाते हैं, और ये उम्मीद की जाती है कि उनका दिमाग ना एक स्पंज की तरह सब कुछ सोख लेगा। स्पंज की तरह। हाँ, लेकिन जो ज्ञान का बिहेवियरल एग्जीक्यूशन है, यानी उस ज्ञान का व्यावहारिक निष्पादन, उसे लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। रुको, मुझे इसे थोड़ा और स्पष्ट करने दो। हाँ, मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि जानकारी को सिर्फ सुन लेना ही सीखना है। ये तो मतलब ऐसा हुआ जैसे कोई रेसिपी की किताब पढ़ लें, मास्टर शेफ के सारे एपिसोड्स देख डालें और फिर खुद को एक बेहतरीन शेफ मान बैठे। बिल्कुल। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। है ना? क्योंकि जब तक वो इंसान असल में रसोई में जाकर गैस चालू नहीं करेगा, खुद सब्जियां नहीं काटेगा, तब तक क्या उसका दिमाग उस कुकिंग प्रोसेस को सच में समझेगा? मुझे लगता है कि ये जो कॉग्निटिव एक्सपोजर है, ये महज एक भ्रम है। ज्ञान बस एक गोदाम की तरह दिमाग में जमा हो रहा है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है यहाँ। और यही टॉकिंग स्कूल्स का सबसे बड़ा संकट है। मतलब हमने कॉग्निटिव एक्सपोजर को ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मान लिया है, लेकिन न्यूरोसाइंस और ये जो शोध है, ये हमें साफ बताता है कि जब तक ज्ञान का एग्जीक्यूशन नहीं होता, तब तक वो जो न्यूरल पाथवेज होते हैं दिमाग में, वो मजबूत नहीं होते। और शायद इसीलिए हम देखते हैं कि लोग परीक्षा के लिए रटते हैं और कुछ ही दिनों बाद सब भूल जाते हैं। बिल्कुल। उनका ज्ञान एक मृत या कह लें स्थिर अवस्था में रहता है, क्योंकि वो पूरी तरह से एक शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों पर निर्भर होते हैं। वो खुद कुछ नहीं कर रहे होते। जिन्हें हम कन्वेंशनल लर्नर्स या पारंपरिक छात्र कहते हैं ना, वो बस एक रिसीवर की तरह काम कर रहे हैं। जानकारी आई और उन्होंने रिसीव कर ली। तो अगर समस्या ये रिसीवर वाला मॉडल है, तो फिर इसका समाधान क्या है? मतलब क्या समस्या हमारे पाठ्यक्रम में है? क्या किताबें गलत हैं या फिर उस ज्ञान को दिमाग तक पहुंचाने का जो तरीका है वही त्रुटिपूर्ण है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि समस्या पाठ्यक्रम की बिल्कुल नहीं है। किताबें वही हैं, विषय भी वही हैं। असल समस्या उस मैकेनिज्म की है जिसे हम नॉलेज ट्रांसफर कहते हैं। नॉलेज ट्रांसफर। हाँ, पारंपरिक स्कूलों में शिक्षक सिर्फ जानकारी को ब्रॉडकास्ट करते हैं, एक तरह से हवा में उछाल देते हैं। लेकिन लर्नोग्राफी में, जिसे हम रिस्पॉन्सिव लर्नर्स कहते हैं, वो जानकारी के साथ एक बहुत ही अलग तरीके से जुड़ते हैं। वो ज्ञान को सिर्फ सुनते या देखते नहीं हैं, वो उसे एक वास्तविक क्रिया में बदलते हैं, एक्शन में बदलते हैं। हाँ, और वो प्री ट्रेन्ड अवस्था से भी आगे निकल जाते हैं। एक मिनट, प्री ट्रेन्ड अवस्था से आगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो सिर्फ जानकारी को ग्रहण करके उसे दोहराने तक सीमित नहीं रहते। वो उस जानकारी के आधार पर खुद समस्याओं का समाधान करते हैं, नए पैटर्न बनाते हैं। वो ज्ञान को एक स्थिर वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं।
शोध में कहा गया है कि वो ब्रेन पेज बनाते हैं। ओहो हाँ, ब्रेन पेज, ये शब्द स्रोत में कई बार आया है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये थोड़ा अस्पष्ट लगा। मतलब क्या ये कोई नोटबुक है जिसमें वो लिखते हैं, या दिमाग के अंदर की कोई प्रक्रिया है? ये बड़ा ही दिलचस्प कंसेप्ट है। इसे ना एक शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के नक्शे के रूप में समझें। होता क्या है कि रिस्पॉन्सिव लर्नर्स किसी भी जटिल जानकारी को लेते हैं, उसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ते हैं और फिर मोटर कौशल का उपयोग करके। मोटर कौशल मतलब हाथ पैर चलाना? हाँ बिल्कुल, मतलब खुद लिखकर, चित्र बनाकर या उसकी संरचनाएं बनाकर उसका एक ब्रेन पेज मैप तैयार करते हैं। वो ज्ञान को एक ऐसे रूप में ढालते हैं जिसे वो खुद नियंत्रित कर सकें, ना कि वो रूप जो शिक्षक ने उन्हें बस परोस दिया था। अच्छा, तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत में इस ब्रेन पेज प्रक्रिया को चलाने के लिए ना कुछ बहुत ही भारी भरकम उपकरणों का जिक्र किया गया है। हाँ, 7 आयामों की बात हुई है। हाँ वही, लेख में 7 नॉलेज ट्रांसफर या KT डायमेंशंस के बारे में बताया गया है, जैसे डेफिनेशन स्पेक्ट्रम और फंक्शन मैट्रिक्स, ब्लॉक सॉल्वर। हिप्पोकैम्पस भी है उसमें। हाँ, हिप्पोकैम्पस, मॉड्यूल बिल्डर, टास्क फॉर्मेटर और डार्क नॉलेज। लेकिन देखिए, ईमानदारी से कहूँ तो ये सारे नाम सुनकर ना ऐसा लगता है जैसे हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म के हथियारों की बात कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि ये शब्द थोड़े अजीब लग सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये 7 आयाम सिर्फ एक और एकेडमिक या सैद्धांतिक ढांचा लगते हैं सुनने में। तो मेरा सवाल ये है कि महज इन कागजी शब्दों से एक छात्र अचानक से रिस्पॉन्सिव या सक्रिय कैसे बन जाता है? आपका ये संशय बहुत स्वाभाविक है। जब हम फंक्शन मैट्रिक्स या हिप्पोकैम्पस जैसे भारी शब्द सुनते हैं तो वो बहुत जटिल लगते हैं, लेकिन असल में यहीं पर इस पूरे शोध का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो काम करता है, जिसे मोटर साइंस कहा गया है। मोटर साइंस? हाँ, ये जो 7 आयाम है ना, ये कोई सैद्धांतिक अवधारणाएं नहीं है, ये सीधे तौर पर मोटर साइंस से जुड़े हुए व्यावहारिक उपकरण हैं। लेकिन मोटर साइंस शिक्षा के संदर्भ में मैं इसे अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब मोटर साइंस तो खेल कूद या शारीरिक गतिविधियों से जुड़ा होता है ना, जिम्नास्टिक्स या स्पोर्ट्स में। यही तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमें लगता है कि पढ़ना और सीखना सिर्फ दिमाग का काम है, बस बैठकर सोचना है। लेकिन मोटर साइंस हमें बताता है कि सीखना एक जैविक, एक बहुत ही शारीरिक प्रक्रिया है। शारीरिक प्रक्रिया? वो कैसे? देखिए, जब छात्र इन 7 आयामों का उपयोग करते हैं तो वो स्थिर विज्ञान को गतिशील मोटर प्रदर्शन में बदल रहे होते हैं। हमारे दिमाग के जो मोटर सर्किट्स हैं, जैसे कि बेसल गैंग्लिया, जो हमारी गति और आदतों को नियंत्रित करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। रुको, मुझे इसे एक उदाहरण से समझने दो। मान लो एक छात्र को गणित की कोई बहुत ही जटिल समीकरण हल करनी है, तो वो इन 7 आयामों और मोटर साइंस का इस्तेमाल कैसे करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए गणित का ही उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए वो छात्र ब्लॉक सॉल्वर और मॉड्यूल बिल्डर का इस्तेमाल कर रहा है। अब एक पारंपरिक स्कूल में क्या होगा, वो सिर्फ शिक्षक को बोर्ड पर उस समीकरण को हल करते हुए देखेगा। हाँ, जो कि कॉग्निटिव एक्सपोजर है। बिल्कुल, लेकिन लर्नोग्राफी में क्या होता है, वो छात्र अपना पेन उठाता है, उस बड़ी समस्या को ब्लॉक सॉल्वर तकनीक का उपयोग करके 3 या 4 छोटे भौतिक हिस्सों में, या कह लें ब्लॉक्स में तोड़ता है। चंक इन करता है एक तरह से। हाँ, फिर वो हर ब्लॉक को अपनी उंगलियों, आंखों के समन्वय और अपने मोटर सर्किट्स का उपयोग करके खुद हल करता है, और अंत में मॉड्यूल बिल्डर के जरिए उन सभी छोटे समाधानों को जोड़कर एक फाइनल उत्तर तैयार करता है। ओह, तो मतलब वो सिर्फ दिमाग में हवाई गणना नहीं कर रहा है, वो शारीरिक रूप से ज्ञान को तोड़ मरोड़ रहा है। ये तो एक मूर्तिकार की तरह काम करना हो गया, जो मिट्टी को अपने हाथों से आकार देता है, न कि सिर्फ उसे दूर से देखकर खुश होता है। क्या बात, एकदम सटीक एनालॉजी दी है आपने। और जब वो छात्र ऐसा करता है ना, तो वो टैक्सला टैक्सोनॉमी के स्तरों को पार कर रहा होता है। टैक्सला टैक्सोनॉमी ये क्या है? ये इस शोध का एक अहम हिस्सा है। टैक्सला लेवल 1 होता है सिर्फ बुनियादी समझ, यानी बस ये जानना कि समीकरण क्या है। लेकिन जब वो मोटर साइंस और ब्लॉक सॉल्वर का इस्तेमाल करने लगता है तो वो लेवल 2 में आ जाता है, जिसे प्री ट्रेन्ड अवस्था कहते हैं। अच्छा, और फिर रिस्पॉन्सिव कब बनता है? जब वो बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी टीचर के इन मॉडल्स को तेजी से बनाने लगता है, तब वो पूरी तरह से एक रिस्पॉन्सिव लर्नर बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसकी मांसपेशियां, उसकी तंत्रिकाएं, उसका पूरा शरीर सीखने में शामिल होता है। ये तो सच में सीखने की पूरी प्रक्रिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब हम अब तक याददाश्त के सर्किट्स को ट्रेन कर रहे थे, रट्टा मार रहे थे, जबकि हमें एग्जीक्यूशन या निष्पादन के सर्किट्स को ट्रेन करना चाहिए था। बिल्कुल, यही इस शोध का सार है। खुद अपने ब्लॉग सॉल्व कर रहा है, मॉड्यूल बना रहा है,
तो फिर हमारे जो पारंपरिक क्लासरूम्स हैं, जहाँ मतलब 40 बच्चे कतारों में बैठकर चुपचाप शिक्षक को सुनते हैं, वहाँ तो ये संभव ही नहीं है। हाँ, वहां तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। वही तो, वहाँ तो भयंकर अव्यवस्था फैल जाएगी, शोर शराबा होगा। इस नई मोटर आधारित कार्यप्रणाली के लिए तो पूरा का पूरा माहौल ही बदलना पड़ेगा ना। एकदम सही। और इस चुनौती को शोध में बहुत गहराई से समझा भी गया है। पारंपरिक क्लासरूम जो पिन ड्रॉप साइलेंस और उन सीधी कतारों पर आधारित हैं, वो इस सक्रिय ज्ञान हस्तांतरण के लिए पूरी तरह से दमघोंटू हैं। तो फिर इसका विकल्प क्या सुझाया गया है? इसीलिए लर्नोग्राफी एक नए इकोसिस्टम की बात करती है। इसे शोध में ब्रेन पेज क्लासरूम्स या हैप्पीनेस क्लासरूम्स कहा गया। हैप्पीनेस क्लासरूम्स, नाम तो सुनने में बड़ा आकर्षक है, लेकिन संरचनात्मक रूप से ये अलग कैसे होते हैं? क्या वहाँ कोई डेस्क नहीं होती? डेस्क होती हैं, लेकिन व्यवस्था अलग होती है। इन कक्षाओं को एक अखंड समूह की तरह नहीं चलाया जाता कि एक टीचर है और सामने 50 बच्चे हैं। इसके बजाय पूरे क्लासरूम को कई छोटे छोटे मिनिएचर स्कूल्स या लघु स्कूलों में बांट दिया जाता है। मिनिएचर स्कूल्स, एक ही कमरे में? हाँ, कल्पना करें कि एक बड़े कमरे में 5-6 छोटे समूह हैं और हर समूह अपने आप में एक स्वतंत्र स्कूल की तरह काम कर रहा है। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि यहाँ कोई एक शिक्षक हर समय मंच से भाषण नहीं दे रहा होता। यहाँ छात्र खुद स्मॉल टीचर्स या छोटे शिक्षक की भूमिका में आ जाते हैं। अच्छा, तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या छात्र खुद ही एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, वो एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ऐसा है, तो फिर पाठ्यक्रम की गति क्या होगी? मतलब पारंपरिक स्कूलों में तो शिक्षक तय करता है ना कि आज एक अध्याय खत्म होगा या आधा। लेकिन अगर ऊर्जा और नियंत्रण छात्रों के हाथ में है, तो क्या वो सिलेबस के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। क्योंकि इसी लेख में ना एक वन डे वन बुक मॉडल का जिक्र आया है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये थोड़ी अतिशयोक्ति है, मतलब एक दिन में एक किताब। लेकिन क्या ये इसी गतिशीलता का परिणाम है? आपने बिल्कुल सही तार जोड़ा है। वन डे वन बुक कोई जादू या कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये इसी मोटर आधारित जो विकेंद्रीकृत प्रणाली है, उसका एक तार्किक परिणाम है। वो कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, जब छात्र शिक्षक के अध्याय खत्म करने का इंतजार ही नहीं करते, जब वो टॉकिंग स्कूल्स की उस धीमी गति के बंधनों से आजाद हो जाते हैं ना, तो उनके सीखने की गति अकल्पनीय रूप से बढ़ जाती है। वो सीधे ट्रांसफर बुक्स उठाते हैं, अपने मिनिएचर स्कूल में बैठते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ज्ञान को डिकोड करते हैं। तो वो किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और इसी स्थिति को शोध में ज्ञानपीठ अवस्था या ज्ञानपीठ स्टेट कहा गया है। ज्ञानपीठ अवस्था, उफ, ये शब्द काफी भारी है, इसे थोड़ा सरल करें हमारे लिए। मतलब क्या ये कोई मानसिक स्थिति है या क्लासरूम का कोई माहौल है? इसे आप ना एक ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क या सर्वर सिस्टम की तरह समझे, जहां कोई भी नोड कभी ऑफलाइन नहीं होता, हमेशा एक्टिव। हाँ, या फिर मधुमक्खियों के एक छत्ते की तरह सोचिए, जहां हर मधुमक्खी लगातार काम कर रही है और ऊर्जा का प्रवाह कहीं रुकता ही नहीं है। पारंपरिक क्लासरूम में क्या होता है, जब शिक्षक चुप होता है तो सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। सब पेन नीचे रख देते हैं। लेकिन हैप्पीनेस क्लासरूम में, क्योंकि हर छात्र रिस्पॉन्सिव है और मोटर साइंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो ज्ञान का प्रवाह लगातार बना रहता है। वहां कोई भी निष्क्रिय नहीं है। तो ये प्रवाह बना कैसे रहता है? मतलब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई विशिष्ट मॉडल है जो उन्हें भटकने नहीं देता? हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे जो इंजन काम कर रहा है, उसे रेसिप्रोकल लर्नोग्राफी कहते हैं, या जिसे लेख में बहुत ही सरल भाषा में टीच मी मॉडल कहा गया है। टीच मी मॉडल, यानी मुझे पढ़ाओ। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब छात्र शिक्षक से नहीं, बल्कि अपने ही साथियों से कह रहे हैं कि भाई मुझे पढ़ाओ। ठीक यही हो रहा है। और इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। जब एक रिस्पॉन्सिव लर्नर स्मॉल टीचर के रूप में अपने किसी साथी को कोई विषय समझाता है ना, तो वो सिर्फ उस साथी का भला नहीं कर रहा होता, वो खुद का भी रिवीजन कर रहा है। रिवीजन से भी कहीं ज्यादा। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस दोनों ये मानते हैं कि पढ़ाना असल में सीखने का सबसे उच्चतम स्तर है। जब आप किसी और को कोई चीज समझाते हैं, उसे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो आपके खुद के दिमाग में वो ब्रेन पेज मैप हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। ओह, तो मतलब ज्ञान पूरी तरह से लॉक हो जाता है। बिल्कुल। आपका मोटर सर्किट उस जानकारी को इतनी गहराई से लॉक कर देता है कि आप उसे भूलते नहीं हैं। पारस्परिक लेन देन की यही वो प्रक्रिया है जो उस अटूट ज्ञानपीठ अवस्था का निर्माण करती है।
ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम शिक्षा के पूरे ढांचे को पलट कर रख देने वाली एक क्रांति की बात कर रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। और मुझे लगता है कि इस चर्चा को सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई नई कोडिंग भाषा सीख रहा हो, कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख रहा हो, या कॉर्पोरेट जगत में कोई नया कौशल ही क्यों न अपना रहा हो, इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। और वो सबक क्या है आपके हिसाब से? सबक ये है कि ज्ञान को सिर्फ जानना अब काफी नहीं है। मतलब ट्यूटोरियल देख लेना, कोई पॉडकास्ट सुन लेना या किताबें पढ़ लेना सिर्फ आधी लड़ाई है। सही कहा। असली जीत तो तब होती है जब आप उस ज्ञान का एग्जीक्यूशन करते हैं, मोटर सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे दूसरों को सिखाते हैं। मुझे लगता है ये मॉडल हर किसी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एकदम सही विश्लेषण किया आपने। और अगर हम इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये भविष्य की शिक्षा की एक बहुत ही स्पष्ट और कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण तस्वीर भी पेश करता है। चुनौतीपूर्ण वो कैसे? देखिए, जब क्लासरूम में छात्र खुद ही सीखने, एग्जीक्यूट करने और सिखाने की जिम्मेदारी उठा लेंगे, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि फिर शिक्षक का क्या काम रह जाएगा। सच में ये तो बहुत अहम पॉइंट है। अगर बच्चे खुद ही सिलेबस खत्म कर रहे हैं, एक दिन में एक किताब पढ़ रहे हैं, तो पारंपरिक शिक्षक की तो कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। शिक्षक की जरूरत खत्म नहीं होगी, लेकिन उसका स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। भविष्य में शिक्षक एक लेक्चरर या जानकारी का वितरण नहीं रहेगा। तो फिर वो क्या करेगा? शोध में इस पूरे सिस्टम को नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम या KTMS कहा गया है। KTMS? अच्छा। हाँ। इस प्रणाली के तहत पूरी प्रक्रिया की बागडोर छात्रों के हाथ में होगी और शिक्षक एक आर्किटेक्ट या मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। वो बस ये सुनिश्चित करेगा कि वो जो ज्ञानपीठ अवस्था है वो इकोसिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, कोई नोड ऑफलाइन तो नहीं हो गया। ये एक बहुत ही सशक्त बदलाव है। मतलब शिक्षक अब स्टेज पर खड़ा कोई ज्ञान का देवता नहीं है जो बस ज्ञान बांट रहा है, बल्कि वो बैकग्राउंड में काम करने वाला एक रणनीतिकार होगा। बिल्कुल। और ये बात ना एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न को जन्म देती है। कैसा प्रश्न? यदि लर्नोग्राफी वास्तव में पूरी तरह से हमारी पारंपरिक शिक्षण प्रणाली की जगह ले लेती है और मान लीजिए छात्र इस नई व्यवस्था के तहत विकसित होते हुए टैक्सला लेवल 3 तक पहुंच जाते हैं। लेवल 3? इसे शोध में क्या कहा गया है? इन्हें इस शोध में नॉलेज ट्रांसफॉर्मर कहा गया है। नॉलेज ट्रांसफॉर्मर्स यानी ज्ञान को पूरी तरह से बदलने वाले, जो ज्ञान को एक नया रूप दे सकें। बिल्कुल भाई। तो सोचिए, अगर हमारे पास ऐसे छात्र होंगे जो जानकारी को सिर्फ याद नहीं रखते बल्कि उसे तुरंत नई कार्रवाई और समाधानों में बदल देते हैं, तो भविष्य में इंसानी बुद्धिमत्ता या कह लें इंटेलिजेंस को मापने का हमारा पैमाना क्या होगा? ओह, ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज तो हम बुद्धिमत्ता को इसी बात से मापते हैं कि कौन कितनी जानकारी याद रख सकता है ना? कौन परीक्षा में कितने सही उत्तर उगल सकता है। हाँ, ठीक कहा। लेकिन अगर याद रखने का काम मशीनें, AI और सर्वर कर रहे हैं, जो कि वो आज कर ही रहे हैं, और इंसान का मुख्य काम उस ज्ञान को अपनी मोटर साइंस के जरिए एग्जीक्यूट करना रह जाता है, तो क्या वो बुद्धिमत्ता की पुरानी परिभाषा काम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्या भविष्य में हमारा इंटेलिजेंस इस बात में निर्भर करेगा कि हम किसी नई परिस्थिति में कितनी तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हम कितने रिस्पॉन्सिव हैं? क्या बात है। मतलब क्या भविष्य की परीक्षा हमारी याददाश्त की नहीं होगी, बल्कि हमारी गतिशीलता और रिस्पॉन्सिवनेस की होगी। हमारी वो टूटी हुई हड्डी वाली एक्सरे मशीन, जिसके बारे में हमने एकदम शुरुआत में बात की थी, वो सिर्फ इसीलिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि हम गलत चीज की तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, हम गलत चीज नाप रहे थे। हम अब तक याददाश्त की तस्वीर खींच रहे थे, जबकि हमें ज्ञान की गतिशीलता, उसके एग्जीक्यूशन और बुद्धिमत्ता की सक्रियता को मापना चाहिए था। एकदम सही। ये शोध वास्तव में इस बात पर बहुत गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है कि सीखने की प्रक्रिया को सिर्फ दिमाग तक सीमित रखना कितना नुकसानदायक हो सकता है। ये हम सबके लिए विचार करने वाली बात है कि जब भी हम कोई नया कौशल सीखते हैं, तो क्या हम सिर्फ एक टॉकिंग स्कूल के निष्क्रिय छात्र की तरह बर्ताव कर रहे हैं, या क्या सच में एक रिस्पॉन्सिव लर्नर की तरह हम उस ज्ञान को मोटे कार्रवाई में बदल रहे हैं? क्या सिर्फ जानकारी का संग्रह हो रहा है, या सच में उस जानकारी को जीवन के ब्रेन पेज पर उतारा जा रहा है? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो सीखने के हर एक प्रयास के साथ पूछा जाना चाहिए। और इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।